हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो इमेज है ये बेसिकली प्रेशराइज्ड टैंक्स के बारे में बात कर रहा है। इसको हम एक एंगल से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्रीन हाइड्रोजन को हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज यूपीएससी एनवायरनमेंट के एंगल से अगर हम देखें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस बिकॉज क्लाइमेट चेंज को लेकर जब भी हम लिखेंगे तो हम रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड बात करते हैं, और प्रीलिम्स में तो आप जाकर के अगर पीवाईक्यूज देखिएगा तो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर या वेरियस हाइड्रोजन के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता है। तो यहां हम ग्रीन ही नहीं, हम वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन और टाइप्स ऑफ कार्बन भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रीन इसका नाम क्यों पड़ा है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। ऐसा तो नहीं कि ये फॉरेस्ट या ट्रीज से डिराइव हो रहा है। ग्रीन की बात अगर हम कर लेते हैं तो ग्रीन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से इसको प्रोड्यूस करा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से जहां पे वाटर को स्प्लिट किया जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो H2O है वाटर, इसी को स्प्लिट किया जा रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से स्प्लिट किया जा रहा है वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसमें कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर हो गया, जैसे कि विंड हो गया, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल करके इसको बनाया जा रहा है। तो पहला क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करा जा रहा है जहां पे वाटर को स्प्लिट किया जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल से। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली है तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीन। इसके अलावा बायोमास वगैरह के भी इस्तेमाल से होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसका भी आपको कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और इस प्रोडक्शन प्रोसेस में नो CO2 और GHGs आर एमिटेड। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत लेसर क्वांटिटी में एमिट करता है। तो इस वजह से बेसिकली यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस की बात अगर हम कर लेते हैं तो ये इस वजह से ग्रीन है, ठीक है। सबसे पहला चीज ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशंस में बात कर लेते हैं फ्यूल फॉर हाइड्रोजन सेल्स। इसका इस्तेमाल जो है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में किया जा सकता है, ठीक है। वहां फ्यूल देने के लिए डीकार्बनाइजेशन ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो हेवी इंडस्ट्रीज को डीकार्बनाइज करने के लिए जहां पे स्टील, सीमेंट, एविएशन एक्सेट्रा, एनर्जी स्टोरेज के लिए इन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड्स, ठीक है। साथ ही रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस बहुत वेराइड हो सकते हैं बिकॉज ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो बहुत जगह यूपीएससी एप्लीकेशंस पे सवाल पूछता है तो आपको ध्यान रखना है, बट ये डाइवर्सिफाइड होते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए उसके पहले थोड़ा सा हम इसको समझेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन के ही एंगल से, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन समझने से पहले यहाँ पे हम समझेंगे नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है ये 2023 में लाया गया है, ठीक है। कब लॉन्च करा गया है तो ईयर आप ध्यान रखेंगे 2023 में। और कैपिटल आउटले जो है इस पर्टिकुलर मिशन के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ जो है वो इशू करे गए हैं, ठीक है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन और ये 2023 में लाया गया। 20,000 करोड़ तक का जो कैपिटल आउटले है उसके बारे में बात करता है और ये प्रमोट करता है ग्रीन हाइड्रोजन को कि वो ग्लोबल हब बन सके, ठीक है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स के मामले में। इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है तो मिनिस्ट्री कौन सी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसके वजह से भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में भी। तो हम आत्मनिर्भर जो बेसिकली हमारा फोकस है कि हम सेल्फ रिलायंट बन सके यहाँ पे क्लीन एनर्जी के प्रोडक्शन में भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मिनरल डिप्लोमेसी ऑलरेडी चाइना जो है या अमेरिका जो है वो कंटिन्यू रखे हैं। तो यहाँ पर भारत जो है वो एनर्जी डिप्लोमेसी को समझते हुए अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली जब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है तो हाइड्रोजन का हमने देख लिया है। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है, देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो या तो नहीं एमिट हो रहे हैं या बहुत कम एमिट हो रहे हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, तो हम इसको प्रमोट करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग है, मतलब इसको जो बनाने के पीछे जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग पड़ जा रहा है ₹7 पर kg। और ये जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है, आप इसको कोट कर सकते हैं। तो एज पर द नीति आयोग आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि काफी कॉस्टली पड़ जा रहा है एज कम्पेयर टू ब्राउन हाइड्रोजन या ब्लू हाइड्रोजन जो 1.5 और 2 रुपए के ही आसपास के पड़ रहे हैं। तो ये एक कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग जो है वो काफी महंगा हो जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज है, वो भी एक इशू है। क्योंकि जो हमने इमेज देखा था हाई प्रेशर टैंक्स वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो स्टोरेज भी एक इशू है। साथ ही साथ में लैक ऑफ स्किल्स भी, लोगों के पास में स्किल नहीं है, तो ये भी
मतलब थोड़ा सा एक प्रॉब्लम बन रहा है और भारत को और ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, कैपिटल आउटले की जरूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। ये कहीं ना कहीं इससे हमें समझ में आ रहा है। तो ये है पूरा का पूरा, ठीक है। और आगे चल करके यहाँ हम वे फॉरवर्ड पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि ब्राउन हाइड्रोजन क्या है। तो ब्राउन हाइड्रोजन वो है जो कोल के मदद से बन रहा है थ्रू प्रोसेस कॉल्ड गैसिफिकेशन। तो जहां कोल इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें हम उसको नाम दे देंगे ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है। तो जहां इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल एनर्जी से किया जा रहा है वो ग्रीन हो गया, जहां कोल इन्वॉल्व है वो ब्राउन, ठीक है। और ये गैसिफिकेशन के प्रोसेस से ग्रे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है कोल और मीथेन से, बट एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। ग्रे में भी कोल और मीथेन हो सकता है, लेकिन वहां CO2 जो है वो कंपेरेटिवली ब्राउन के ज्यादा है ग्रे में। और ब्लू हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कोल और मीथेन है, लेकिन CO2 को यहाँ कैप्चर किया जा रहा है और स्टोर किया जा रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीनों में आप देखो कि कोल है। ब्राउन हाइड्रोजन में क्या है, कोल से बनाया गया गैसिफिकेशन के प्रोसेस से, और फिर वो बाकी का जो भी CO2 है वो एमिट कर दिया गया। ग्रे की बात कर ले तो ग्रे के केस में भी एक्सट्रैक्ट किया गया कोल और मीथेन को, लेकिन यहाँ जो CO2 है वो और ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू ब्राउन, मतलब ग्रे में सबसे ज्यादा है। और नेक्स्ट हम ब्लू हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी कोल और मीथेन इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जो CO2 है इसको वो कैप्चर कर लेंगे और स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा ब्लू हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, और साथ ही साथ में ब्राउन हाइड्रोजन का जो भी मतलब यहाँ पे फैक्चुअल बेस्ड हो या मैच द फॉलोइंग बेस्ड हो, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद बेसिकली नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है वो क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की बात कर रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है BEE, ये बेसिकली एक ऑटोनमस बॉडी की तरह काम कर रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत है ये, ठीक है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोडल अथॉरिटी है जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। साथ ही साथ में इसका एम क्या है, प्रोड्यूस करना 5 गीगावाट्स तक का, ठीक है। और ये जो चिदम्बरम बेसिकली मतलब ट्यूटिकोरिन जो पोर्ट है, वो चिदम्बरम या ट्यूटिकोरिन जो पोर्ट है तमिलनाडु का, ये फर्स्ट हाइड्रोजन पोर्ट बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट हाइड्रोजन पोर्ट। कांडला की भी बात हो रही है, ठीक है, कांडला पारादीप ये भी इन्वॉल्व है, लेकिन अभी के लिए जो कांडला गुजरात का जो है, और वहीं अगर हम पारादीप की बात कर लें उड़ीसा का, ठीक है। तो इन दोनों पे भी बात चल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए जो यहाँ पे चिदम्बरम पोर्ट है, यानी कि जो ट्यूटिकोरिन पोर्ट है चेन्नई का, ये फर्स्ट हाइड्रोजन पोर्ट बन चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन मिशन से। और यहाँ BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसी के साथ साथ में भारत जो है वो 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है बाई 2030। 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाई 2030। और जैसा कि हमने चैलेंजेस देखा कि क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और ब्लूमबर्ग के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत जो है वो अभी तक सिर्फ 10% तक का ही यहाँ पे रीच कर पाया है। तो ये उनका डेटा है, ठीक है। 10% तक का ही हम रीच कर पाए, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जहाँ पे ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन तो हमने देख लिया है कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस से, सोर्स क्या है, कोल है। ग्रे हाइड्रोजन में मीथेन रिफॉर्मेशन, जहां नेचुरल गैस इन्वॉल्व है। ब्लू हाइड्रोजन में भी कोल गैसिफिकेशन और मीथेन, यहाँ फॉसिल फ्यूल। टर्कोइस हाइड्रोजन भी है, पायरोलाइसिस, बर्निंग ऑफ वेस्टेज, ठीक है। मीथेन, पिंक हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलिसिस, न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास गैसिफिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी, इसीलिए ये ग्रीन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार आप रिवाइज कर सकते हो। टर्कोइस में प्रोसेस सिर्फ आपको बेसिकली ध्यान रखना है, और सोर्स थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो टर्कोइस पायरोलाइसिस है, पिंक इलेक्ट्रोलिसिस, और बाकी पिंक और ग्रीन का जो सोर्स है वो अलग है, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल। आई होप आपको ये चीज समझ आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो हमने स्कीम के बारे में डिस्कस करा है, 2030 तक का भारत का जो टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ये होना चाहिए। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 125 गीगावाट्स तक का इसके बारे में बात किया गया है।
और 8 लाख करोड़ तक का टोटल इन्वेस्टमेंट्स की बात करी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि ये पैसे देखिए यहाँ पे भारत सरकार को भी समझना होगा कि गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि वो इसको जो कॉस्ट ऑफ मतलब ऑपरेटिंग है इसको वो कम कर सके, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग जो है इसको वो कम कर सके, और वो काफी कम कर सके ताकि वो कंपैरेटिवली चीपर हो सके, जिसके वजह से ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सके। लेकिन दूसरा हम कह सकते हैं कि जो मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हो या लेंडिंग पार्टनर्स जो भी हो, वो भी यहाँ पे इस चीज को समझें कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्यूचर में ज्यादा रहने वाला है। तो वो फंडिंग उस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस के मदद से फंडिंग की बात हम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब मॉडल हम कह सकते हैं एंकर प्लस मॉडल, ठीक है। बाद में यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की भी बात करी जा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी बहुत बेहतर होगा, लेकिन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट वही हमने बात किया है। और ये 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ CO2 एमिशंस जो है वो भी करा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड टू बी अवॉर्डेड, ठीक है। अब चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड में हमने जो बात करा है वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजेस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, अब वे फॉरवर्ड की तरफ हम रुख करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग है, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग है, इसको कम करने की जरूरत है। जो भारत ने टारगेट भी करा है कि वो इसको कम करेंगे। कैसे कम करेंगे कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है उसको वो इंडिजिनसली डेवलप कर सके, साथ ही साथ में मतलब ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव दे सके, ताकि बेसिकली जो ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन में मतलब प्रोसेस है वो स्पेशली क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को चीप किया जा सके। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को यहाँ पे चीप करने की बात करी जा रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि दूसरे एंगल से कि कहीं ना कहीं मतलब बोरोइंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं मतलब जहाँ से लिया जा रहा है, जैसे बैंक वगैरह जब लेंड कर रहे हैं तो ये बेसिकली मतलब बैंक्स हों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी हों, वो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ भी रुख करें, जहां सरकार को इस चीज को लेकर के टिल्ट करवाना चाहिए। और यहाँ पे रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस जो हैं वो तरीके के पॉइंट हम रेस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में एक और हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि एंकर प्लस स्ट्रैटेजी मॉडल की हम बात कर सकते हैं, जहां पे कहीं ना कहीं मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे PPP मोड में इसको किया जा सकता है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे इन चीजों को ग्रीन हाइड्रोजन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है, सरकार का भी कंट्रीब्यूशन हो, प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन हो, और इन चीजों को समझाया जा सके कि क्लाइमेट चेंज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि डोमिनेंस सोलर एनर्जी में कहीं ना कहीं सोलर पैनल्स में स्पेशली चाइना का है, या बेसिकली हम रेयर अर्थ मिनरल्स या एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं तो वहां चाइना का है। जैसे हमने मिनरल डिप्लोमेसी की बात की कि मिनरल डिप्लोमेसी जब भी टर्म आता है तो वहां हम देखते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं चाइना जो है ये उनके पास में ज्यादातर जो है वो एक्सेस है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, ठीक है। भारत के तरफ से भी आप देखोगे तो इनिशिएटिव्स भारत ने लिए हैं कि काबिल नाम का जो है उसको उन्होंने मतलब रखा है कि बेसिकली वो यहाँ पर काम करें इन चीजों पर। लेकिन वक्त है कि भारत को यहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड अडेप्टेशन जो है वो करना होगा। जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में यहाँ पे बात रखी गई है, जिस तरीके से हम सबका जो टारगेट है कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसको वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना है, तो इस प्रकार के ही एफर्ट्स के साथ वो हो सकता है जो कलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो अगर आपको तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि बाकी वीडियोस भी आप देख सकें, और वीडियोस को पूरा देखा करिए ताकि आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर एंगल से कवर हो चीजें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।